हेलो बच्चों, आज मैं बीएसएल लॉ का अनुप्रयोग शुरू करने जा रहा हूँ। यानी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल लॉ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए क्लास है। लाइव आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। पहले क्लास में हमने बीएसएल लॉ के बारे में बता दिया है कि भाई बीएसएल लॉ का जो फार्मूला होता है μ0/4 पाई आइडियल साइन θ/r² होता है। और आज मैं बीएसएल लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, बीएसएल लॉ में 3 एप्लीकेशन है। पहला जो बीएसएल लॉ का एप्लीकेशन है वो है कि इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और दूसरा है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और थर्ड जो है वो ये है कि सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो चलो बालक, हम लोग देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। यानी पहला जो एप्लीकेशन है हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू infinitely long current carrying कंडक्टर। माने कोनो अनंत लंबा तक कंडक्टर है और उसमें कुछ करंट जा रहा है, तो बताइए उसका कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और यही आपके एग्जाम में 5 नंबर का एकदम गारंटी के साथ पूछता है। हर साल लगभग पूछ ही देता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको डिराइव तो बालक तो करना ही पड़ेगा। चल बालक देखते हैं। लो, हम मान रहे हैं कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको दिखाई दे थोड़ा अच्छा से। मेरे पास एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ हमको नहीं मालूम है भाई कितना है। इन्फिनाइटली लॉन्ग है, लास्ट में ले चल के इन्फिनाइटली लॉन्ग करेंगे। लेकिन मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में प्यारा सा करंट जा रहा है आई। और इस कंडक्टर के किसी पॉइंट से, मान लो यहीं से पॉइंट ओ से बोला जा रहा है कि एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर और बड़ा आर डिस्टेंस पर हेजे मैग्नेटिक फील्ड बताइए पॉइंट पी पर कितना होगा। तो हमने देखा नहीं, ये जो पॉइंट पी जो है ये कुछ एंगल भी बना रहा है इस लोअर पॉइंट से। ये जो कंडक्टर है इसका नाम दे देते हैं कुछ एम एन। ये पॉइंट पी लोअर पॉइंट से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लो ये एंगल फॉर्म कर रहा है θ1। हाई अपर पॉइंट भी कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये मान लो कर रहा है θ2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यानी ये सारे डाटा आपको मालूम है, आपको बताया जा रहा है। यानी पहले से मालूम है कि कंडक्टर में करंट जा रहा है आई। आपको ये मालूम है कि पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर, यानी परपेंडिकुलरली बड़ा आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको ये मालूम है कि नीचे वाला पार्ट θ1 बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट θ2 बना रहा है। यानी ये 4 डाटा जो है आपको मालूम है। यही चारों के फॉर्म में आपको आंसर देना है कि करंट है आई, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है θ1 θ2। ये 4 ही चीज मालूम है और इसी के फॉर्म में आपको आंसर पता करना होगा। थोड़ा सा इधर में लिखते हैं ताकि जगह कम ही है ना, बोर्डवे छोटा है।
आई आपको मालूम है, आर आपको मालूम है, θ1 मालूम है, θ2 मालूम है। यह 4 गो के फॉर्म में आपको आंसर देना है, निकालना है। तो चलते हैं बालक। है इतना लंबा चालक है, इतना लंबा चालक के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मेरे पास ऐसा कोनो प्रोसेस नहीं है कि बड़ा सा लंबा चालक, सॉरी एकदम लॉन्ग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले। मेरे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि इतना लंबा कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले। लेकिन हाँ, BSL साहब हमको ये ज़रूर बताए हैं कि अगर छोटा लेंथ का कंडक्टर हो ना तो उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर निकाल सकते हैं। B बराबर μ0/4 आइडियल साइन θ/r² फार्मूला लगाकर। तो हम इस कंडक्टर को छोटा छोटा पार्ट्स में बांट देते हैं। चलो देखो, हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को बहुत छोटा सा पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम दे देते हैं AB पार्ट्स में बांट दिया। इस AB पार्ट्स का लेंथ तो बहुत छोटा होगा, कितना DL, पूरा आई लेंथ कितना हो जाएगा IDL ना जी, पूरा ये लेंथ IDL। तो अब चलो देखो, अगर आप देखने चलोगे तो ये जो है पॉइंट A और ये P जो है, ये देखो इस सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है। पॉइंट P जहाँ पर निकालना है इसको कुछ एंगल बना रहा है। हम मान लेते हैं कि एंगल बना रहा है थीटा, कोनो दिक्कत है। और ये जो एंगल बना रहा है ये भी कुछ एंगल बना रहा है। हम ये भी मान ले रहे हैं कि ये जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है ये अल्फा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट B है वो भी कुछ ना कुछ तो जरूरी एंगल बना रहा है। तो वो चूंकि लेंथ बहुत छोटा है, तो छोटा लेंथ के कारण वो बहुत छोटा सा भी एंगल बनाएगा। अगर ऊपर वाला अल्फा बना रहा है तो नीचे वाला भी अल्फा, नीचे वाला ऊपर अल्फा बना रहा है तो ऊपर वाला भी क्या करेगा, अल्फा ही बनाएगा। जैसे कि आप इस पॉइंट B को देखें तो ये लेंथ बहुत छोटा है, तो ये भी एंगल बनाएगा यहाँ पर। अगर ये अल्फा बना रहा है तो यो कितना बनाएगा, जाहिर सी बात है अल्फा बनाएगा। और चूंकि ये लेंथ बहुत छोटा है, तो ये दोनों मिल के यहाँ पर बहुत छोटा सा कोण बना देंगे। अगर ये θ बना रहा है तो ही बना देगा का dθ। चीजों को समझे, शायद आपको दिखाई दे रहा हो या ना, छोटा छोटा चीजें हैं। आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो बालक, इतना चीज हमको झोल झाल करना पड़ा। एक कंडक्टर है, हमको केवल मालूम पहले से यही है कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट जा रहा है I, पॉइंटों से R डिस्टेंस पर, निचला पार्ट θ1 एंगल बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट θ2 एंगल बना रहा है, और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम डायरेक्ट लगा के निकाल ले, इसलिए हम इसको छोटा छोटा पार्ट्स में करंट एलिमेंट में तोड़ दिए। ये छोटा सा करंट एलिमेंट AB जिसका लेंथ DL, करंट एलिमेंट IDL, निचला भाग एंगल अल्फा बना रहा है, और ये से पॉइंट P पर जो बना रहा है, मान लिए अपना मान से कि θ बना रहा है, ये भी मान लिया अपना मन से अल्फा, ये भी मान लिया अपना मन से अल्फा, ये भी मान लिया अपना मन से θ। अल्फा, dθ और θ ये सब अपना मन से माने, ठीक है। तो ये सब मानने के बाद हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने। तो देखो बालक, अकॉर्डिंग टू BSL लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, BSL लॉ के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा कितना होगा, इस करंट एलिमेंट के कारण। देखो, अगर बहुत छोटा सा ये करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा सा होगा, कितना होगा dB बराबर फार्मूला μ0/4 IDL साइन। देखो तो ये एंगल कितना बना रहा है बालक, अल्फा, साइन अल्फा बटा में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ई वाला डिस्टेंस को हम अपना मन से मान ले रहे हैं छोटका यार, साइन अल्फा बटा में छोटका यार। इक्वेशन फर्स्ट देख लो बालक, आपको मालूम है IR θ1 θ2, लेकिन आपको आंसर अभी जो है किस में है, IDL में है, अल्फा में है, छोटा यार में है। तो इस DL, इस अल्फा और ये छोटा R को चेंज करना होगा बड़ा यार θ1 θ2 में।
इस छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, लेकिन ये जो मेरे पास डाटा है उसके फॉर्म में नहीं है, ये दूसरे हम जो अपने से एज्यूम किए हैं उसके फॉर्म में है। तो जो एज्यूम किए हैं उस चीज को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम अपने तरफ से कुछ माइंड का यूज करते हैं। भगवान खोपड़ा दिए हैं बहुत बड़ा, आपका भी, तो आप यूज कीजिए इसको। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलेंगे ना तो हमको कुछ इससे हट के इस फॉर्म में आ जाएगा जरूर। तो देखो बालक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में देखो तो बालक तो साइन अल्फा बराबर हमको बताओ क्या होगा। साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ए सी, बटा में हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ए बी, ए बी है केकरा बराबर है, डीएल के बराबर, तो ए सी बटा में डीएल। तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि ए सी जो है वो बराबर है डीएल साइन अल्फा का। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। इधर देखिए ट्रायंगल ए पी सी में देखो, इन ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी में थोड़ा सा देखो तो, देखो तुम ए सी पी है डी थीटा है ना जी, तो साइन थीटा, चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये डी थीटा जो है ये बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा सा एंगल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। बहुत छोटा इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा के बराबर है। तो डी थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा का, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना ए सी, अब बटा में हाइपोटेनस बबुआ कितना 90 के सामने वाला छोटा यार। तो ए सी बराबर तिरछा तिरछी गुना करो आर इंटू डी थीटा, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करो, एक ए सी बराबर डी एल साइन अल्फा, एक ए सी बराबर आर डी थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से आप देखो तो आप देख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो डीएल साइन अल्फा है, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, डीएल साइन अल्फा जो है ये बराबर हो जाएगा आर इंटू डी थीटा के। तो पहला बात, अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसी इक्वेशन 4 को उठा के फर्स्ट में रख देते हैं। देख लो डीएल साइन अल्फा के जगह पर हम लोग आर डी थीटा रख सकते हैं। तो पहले हम लोग अल्फा को चेंज किए थीटा में, एक मेरा काम हो गया, लेकिन डीएल जो है वो चेंज हुआ आरए में, ये अच्छा काम अभी नहीं हुआ है, अभी और एक प्रोसेस इसका मतलब बच जाएगा। पुट इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, इक्वेशन 4 को ला के फर्स्ट में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये डीबी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई, और डीएल साइन अल्फा के जगह पर आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा बटा में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, तो डीबी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई इंटू डी थीटा बटा में आर। कोनो दिक्कत ना बालक, इसको मान है तो मान लो इक्वेशन 5, क्या करना है। अब चलो ये छोटा यार म्यू नॉट बटा में 4 पाई हो गया, आई हो गया, डी थीटा हो गया, अब एगो छोटका यार खाली बच रहा है जो हम माने हैं, इस छोटका यार को बड़ा यार में बदलना है। कैसे बदलाएगा भाई, बदला जाएगा। आप ट्रायंगल ए ओ पी में देखो, अगेन ए ओ पी में, इन ट्रायंगल ए ओ पी में देखें, थोड़ा सा बताइए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटा में हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाई जो बच जाएगा बेस, तो कोस थीटा बराबर बेस बटा में हाइपोटेनस, यानी बड़का आर बटा में छोटका आर। आप यहां से तो आर बराबर क्या हो जाएगा, छोटा आर बराबर
छोटा आर बराबर बड़ा आर बटा में cos थीटा ना हो। आर बराबर बड़ा आर बटा में cos थीटा, इसलिए इसको पलटो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक बटा में आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखते हैं। एक बटा में आर बराबर cos थीटा बटा में बड़ा आर। इसको इक्वेशन 6 मान लो, एक वैल्यू को उठा के इक्वेशन 5 में रख दो। एक बटा में आर के जगह पर cos थीटा बटा में आर रख सकते हो ना एकदम, काहे नहीं। इक्वेशन 5 को उठाओ ने और रखो, इक्वेशन 5 को उठाओ और रखो। बोर्ड छोटा है इसलिए ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया जा पा रहा है। लो पुट इक्वेशन 6 इन 5th, 6वां को उठा के 5वां में रखो तो dv बराबर का हो जाएगा जी, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई इंटू डी थीटा। एक बटा में आर के जगह पर cos थीटा बटा में बड़का यार। तो देखो बालक सब कुछ बदल गया रे। म्यू नॉट बटा में 4 पाई cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में आर। देखो अब ये छोटा सा जो करंट एलिमेंट है इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट बटा में 4 पाई cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में आर होगा। म्यू नॉट बटा में 4 पाई cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में आर होगा। अभी ये कैसे हुआ तुम ध्यान से देख सकते हो। म्यू नॉट बटा में 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म देख लो है, थीटा दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में आ गया, डी थीटा के फॉर्म में आ गया, बड़ा आर दिया है, बड़ा आर के फॉर्म में आ गया। और यह कहाँ भाग गया जी, आई है जब म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू आई बटा में आर cos थीटा इंटू डी थीटा, आई दिया हुआ है, आई के फॉर्म में आ गया है। यानी ये करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो इतना लंबा कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। छोटा सा के कारण मालूम है, बड़ा सा के कारण निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यानी जो ये लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है एक कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो इन्हें देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर है। लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब इतना सा छोटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो इतना बड़ा के कारण मैग्नेटिक फील्ड जोड़ना, और जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन आई cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में आर। कहाँ से कहाँ तक वही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो लो जहाँ से कंडक्टर है हेजा से लेके हेजा तक, तो हेजा से लेके हेजा तक इसका सेंस क्या है, मतलब θ1 से लेके θ2 तक। θ1 से नीचे में θ1 ऊपर में θ2। अगर θ2 के ऊपर वाला को प्लस मानते हैं तो नीचे वाला को माइनस मानना पड़ेगा। यानी -θ1 से लेके +θ2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, सब काम फ्री हो जाएगा। -θ1 से लेके +θ2 तक इंटीग्रेट कर दो। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, b कांस्टेंट टर्म को बाहर, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू डी थीटा बटा में आर, -θ1 से +θ2। ठीक, ये कहाँ से हो गया, -θ1 से +θ2। तो b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर। अब बालक cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा का sin थीटा। सबको मालूम है इंटीग्रेशन, मालूम है ना जी। हाँ, -θ1 से +θ2। b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin थीटा के जगह पर θ2 माइनस sin थीटा के जगह पर -θ1, तो माइनस माइनस प्लस θ1। यानी कहने का मतलब है b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। यही मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण हो गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर ना जी। लॉन्ग कंडक्टर के कारण है, यह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा कि अगर आपको करंट मालूम हो कि आई जा रहा है, आर डिस्टेंस पर निकालना हो और θ1 एंगल मालूम हो, θ2 एंगल मालूम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा μ0/4 पाई I/r sin θ1 प्लस sin θ2 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। जिसको दिक्कत होगा अपना रोक रोक कर देखते रहेगा, कथा कहानी जैसा मूवी जैसा देखते रहेगा। μ0/4 पाई I/r sin θ1 प्लस sin θ2। अब लेकिन हमसे पूछ रहा है इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो सोचो इधर 4 इन्फाइनाइटली लॉन्ग, जब भाई कंडक्टर को इन्फाइनाइटली लॉन्ग बना दोगे, सोचो तो ये कंडक्टर को नीचे से और बढ़ान करोगे तो ये एंगलवा का होगा, हई और बढ़ान ना हो गया, तो नहीं और बड़ा करोगे तो हई एंगलवा और बड़ा होगा। और बस ही बढ़त बढ़त नीचे इन्फाइनाइट तक चल गया तो हई हो एंगलवा है जैसे ऐसे बढ़त 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 हई से स्ट्रेट नहीं हो जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, हई से हो जाएगा ये लाइन। तो हई बीच में एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री वाला। और सही ऊपर वही बढ़त बढ़त है जाए हेने चल जाएगा तो हई एंगल तुम्हारा बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएगा एंगल बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएगा एंगल बढ़ जाएगा, सही दोनों इन्फाइनाइट तक चल जाएगा तो हई या एकरा पैरेलल, तो ऊपर आहू 90 डिग्री। यानी इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये जो तुम्हारा θ1 एंगल बन रहा है ये बराबर हो जाएगा θ2 के कारण, और ये दोनों बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। तो जब होगा 90 डिग्री के बराबर होगा तो B बराबर μ0/4 पाई I/r साइन θ1 के जगह पर साइन 90 प्लस साइन θ2 के जगह पर साइन 90। कोनो दिक्कत? साइन 90 का वैल्यू तो तुमको मालूम है कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो बबुआ साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो तो वन होता है ना जी। B बराबर μ0/4 पाई I/r आई जो साइन 91 प्लस 1 2, तो B बराबर μ0/4 पाई 2I/r। इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बबुआ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0/4 पाई 2I/r होगा। यही इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। यानी करंट के डायरेक्शन जो है डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। यानी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड और आउटवर्ड, it depends on the direction of current. In conductor मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहने से कहना होगा ये कंडक्टर में डिपेंड करेगा। तो बबुआ यही फार्मूला 5 नंबर के लिए पूछता है। इतना बात विचार आप लिखेंगे तो मिलेगा, ना तो झाल बजाना है। B बराबर μ0/4 पाई 2I/r है। दिस इज द current due to infinitely long current carrying conductor. This is the magnetic field due to infinitely long current carrying conductor. का जी? तो B बराबर μ0/4 पाई I/r, B बराबर μ0/4 पाई 2I/r, यही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पहला एप्लीकेशन। और एक हम एप्लीकेशन देख लेते हैं सर्कल वाला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड एप्लीकेशन बालक, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सर्कुलर
कंडक्टर कहता है कि कोई सर्कुलर कंडक्टर है तो आप उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। जैसे कि मान लीजिए कह रहे हैं कि एक सर्कुलर कंडक्टर है और इस कंडक्टर में कुछ करंट जा रहा है आई और इसका रेडियस है कुछ आर, तो बताइए आप कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बालक मेरे पास तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम एक के बार में डायरेक्ट है जो सेंटर पर निकाल दे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हाँ हमको BSL साहब ये ज़रूर बताए हैं कि अगर छोटा सा करेंट एलिमेंट हो तो उसके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड मेरा लॉ लगा कर निकाल सकते हैं, dV बराबर μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बटा में r स्क्वायर। तो हम करते ये हैं कि इतना बड़ा सर्कल है, हम इस सर्कल को छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देते हैं, छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देते हैं, बहुत ही छोटा छोटा पार्ट्स में। तो हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट्स में तोड़ दिया और इस छोटे से पार्ट्स के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और पकड़ के सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे। जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी इंटीग्रेट कर देंगे, मालूम चल जाएगा। तो हमने इस सर्किल को क्या किया, एक बहुत सा छोटा सा पार्ट में जिसे DL पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो करंट एलिमेंट आइडियल हो जाएगा। अब सोचो जब इस सर्कल का हम छोटा सा पार्ट उठाएंगे, एकदम छोटा सा इसे, तो ये छोटा सा जो पार्ट होगा एकदम हाथी चुकी पार्ट से हम उठाएंगे छोटा सा पार्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा और रेडियस पर ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बना देगा ना जी। तो पहले हम इस छोटा सा के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ड्यू टू करेंट एलिमेंट। आइडियल तो कितना हो जाएगा, बहुत छोटा सा के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा सा होगा। dV बराबर μ0/4 पाई IDL, फार्मूला होता है sin थीटा बटा में r स्क्वायर। तो dV बराबर μ0/4 पाई आइडियल, तो देखो IDL थीटा का वैल्यू कितना है जी 90 डिग्री, तो साइन 90 बटा में बड़ा आर स्क्वायर है, छोड़ो एक का छोट के आर लिख ले, बोल जाओ क्या दिक्कत है, बटा में आर स्क्वायर। तो dV बराबर μ0/4 पाई IDL साइन 90 का वैल्यू 1 बटा में आर स्क्वायर। यानी इस छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0/4 पाई आइडियल बटा में आर स्क्वायर। इसलिए पूरा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर के कारण भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। dV को इंटीग्रेट कीजिए, है ना में μ0/4 पाई को इंटीग्रेट कीजिए, है ना में IDL बटा में आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, बोले तो 2πr, 0 से 2πr तक इंटीग्रेट कीजिए, काम में हो जाएगा 0 से 2πr। dV का इंटीग्रेशन b μ0/4 पाई, I भी कांस्टेंट बटा में आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2πr का 0 से 2πr तक इंटीग्रेट कीजिए, काम हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा एकदम। तो लो, तो b बराबर μ0/4 पाई I बटा में आर स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन बावलक l, dx का इंटीग्रेशन x, इसलिए dl का इंटीग्रेशन l 0 से लेकर 2πr। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, μ0/4 पाई I बटा में आर स्क्वायर, बोले तो अपर लिमिट बोले तो 2πr माइनस लोअर लिमिट बोले तो 0। तो इन्हें देख लो,
तो b बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर और 2 पाई आर के जगह पर 2 पाई आर रहेगा, जीरो खत्म है तो इंटू 2 पाई आर, एक आर से एक आर और 2 पाई से है 2 मरत में, तो b बराबर म्यू नॉट इंटू वाई बटा में 2r। यानी इस सर्कल के कारण जो सेंटर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट इंटू वाई बटा में 2r होगा, म्यू नॉट इंटू वाई बटा में 2r होगा, इतना ही होगा। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ऐसा ऐसा सर्कुलर के कॉइल जैसा एक पैक सर्कल लपेटा रहेगा, मान लो n टर्म्स लपेटा होगा, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई बटा में 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पर वो म्यू नॉट इंटू एन आई बटा में 2r होगा। बोल बबुआ, चाय से आ गया। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है ओकरा कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2i बटा में r होता है, और उसी का लेंथ मालूम हो कि ऊपर वाला पार्ट θ2 बना रहा है, नीचे वाला पार्ट θ1, तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई i बटा में r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। और अगर यही कंडक्टर सर्किल बन जाए, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो म्यू नॉट इंटू एन आई बटा में 2r होता है बबुआ। तो इतना ही तक आप सब लोग नोट करके रखेंगे, आइएगा तो आपका कॉपी उपी चेक होगा कि कितना पढ़ ले है, ये सब चेक होगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।